हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दानिश कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पोर्शन होता है। ये स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब इलियम्स जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर इन द एडल्ट, ये एवरेज लेंथ होती है। देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 मीटर से भी ज़्यादा और इसकी होती है 1.5 मीटर। फिर भी इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और उसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इसके डायामीटर की वजह से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायामीटर कम होता है और इसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इसकी हम वॉल्स की बात करें, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें 4 किस्म की लेयर्स होती हैं इनकी वॉल्स के अंदर, जो कि थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल सेम होती हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है सिरोजा, उसके अंदर होती है मस्कुलरिस, उसमें 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। उसके बाद होती है सब म्यूकोजा एंड फाइनली सब के अंदर की तरफ होती है म्यूकोजा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके म्यूकोजा के अंदर ऐसे पिट्स होती हैं, ऐसे नैरो डीप पिट्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है क्रिप्ट। इनकी सरफेस पे होते हैं एपिथेलियल सेल, वो एपिथेलियम होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। उसके साथ साथ इसमें गोबलेट सेल्स भी होते हैं। इनके जो एपिथेलियल सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटेरोसाइट्स या एब्जॉर्प्टिव सेल्स, क्योंकि वो जो फूड है, पानी है या न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड की तरफ भेजते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जो म्यूकस का फंक्शन होता है, जो यहाँ से खाना पास होगा उसको ल्यूब्रिकेट करें ताकि वो विदाउट एनी फ्रिक्शन पास हो, और इसकी जो म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये होगी जनरल एनाटॉमी ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर हम बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक सीकम, दूसरा कोलोन, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कोलोन होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और फाइनली जो लास्ट पार्ट है इसको कहा जाता है रेक्टम। अभी इनको हम तीनों को सेपरेटली पढ़ेंगे। अगर हम सीकम की बात करें, सीकम सबसे पहला वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ पे इलियम होता है, इलियम के बाद होता है सीकम। इनके बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कहा जाता है इलियोसिकल वॉल्व। इसका जो काम होता है कि कितना फूड इलियम से सीकम के अंदर आएगा उसको कंट्रोल करता है इलियोसिकल वॉल्व। अगर हम सीकम के फंक्शन की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर और ये डायामीटर में रिमेनिंग लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ा ज़्यादा होता है इसका डायामीटर। इसमें पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं और इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट या जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन थे उनकी फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया सीकम। उसके बाद कोलोन। कोलोन को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, यहाँ पे हमारा लिवर होता है, इस जगह पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, और यहाँ पे एक फिशर होता है, जैसे ये बेंड होता है यहाँ पे एक फिशर बनता है, उस फिशर को कहा जाता है हेपेटिक फिशर। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल कोलोन होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन अगेन बेंड होता है, इस बेंड को इस फिशर, यहाँ पे अगेन फिशर बनता है, उस फिशर को कहा जाता है स्प्लेनिक फिशर, क्योंकि ये फिशर बिल्कुल स्प्लीन के नीचे मौजूद होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और फाइनली यहाँ पे एक एस शेप्ड कोलोन होता है जिसे कहा जाता है सिग्मोइड कोलोन। अगर हम कोलोन के फंक्शन की बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है वो होता है एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होगी सॉल्ट, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की। उसके साथ साथ ये स्टोर वेस्ट करता है। वेस्ट स्टोर कैसे करता है, देखें, जैसे खाना यहाँ मोस्टली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड या शुगर्स हो गए, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं या ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे जो खाना आता है, जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन तो होती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं जो फूड आया है अभी वो वेस्ट है,
वो किसी काम का नहीं होता मोस्टली। ठीक है, तो जैसे ये फूड यहाँ से पास होता है उसमें से काम की चीज़ें निकल जाती हैं, पानी, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप उसको कह सकती हैं वो वेस्ट है, और वो वेस्ट स्लोली इस कॉलोन के अंदर ट्रेवल करता रहता है और वो फीसिस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एक हो गया स्टोर फीसिस। उसके साथ इसमें बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गट फ्लोरा। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एक तो फर्मेंटेशन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ ये विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी बनाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे डिफरेंट विटामिन बनते हैं, जैसे नियासिन, विटामिन B3, B1, B12। तो ये विटामिन यहाँ पे बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट विच इज़ कोलोन। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें वो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है रेक्टम। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 13 से 15 सेंटीमीटर। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है फीसिस को स्टोर करना। जब तक हम उसको डिफिकेट करें, एलिमिनेट करें हमारी बॉडी से, तब तक वो फीसिस यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, बनते फीसिस हमारे कोलोन के अंदर हैं और स्टोर होते हैं रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम के एंड पे, यहाँ पे रेक्टल जो ओपनिंग होता है वहाँ पे दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है जिन्हें कहा जाता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, मतलब इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और बाहर होते हैं स्केलेटल मसल्स के स्फिंक्टर जिन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फर्मेंटेशन होती है इसको आप ऐसे कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी किस्म का एंजाइम नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो आप ऐसे कह सकते हैं वो केमिकल डाइजेशन करते हैं। ये केमिकल डाइजेशन किसकी करेंगे, वो फूड, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं वो यहाँ पे आके बैक्टीरिया की हेल्प से डाइजेस्ट होंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से एनर्जी निकलेगी। और उसके साथ साथ इस प्रोसेस के दौरान गैसेस निकलती हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये सारे की सारी गैस मिल के बनाती हैं फ्लेटस। हमारी बॉडी में एक दिन में 1500 ml तक गैस बन सकती है, फ्लेटस बन सकता है, जो हमारे एनस के ज़रिए निकल भी जाता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन से एनर्जी बनती है प्लस गैसेस बनती हैं। फर्मेंटेशन अगर किसकी होती है, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, या अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, फाइबर कंज्यूम करते हैं, तो वो उसकी फर्मेंटेशन होगी जिसकी वजह से ज़्यादा गैसेस बनती हैं। फिर हमें ब्लोटिंग भी हो सकती है अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, फर्मेंटेशन होती है। एब्जॉर्प्शन और फर्मेंटेशन के बाद जो फूड बच जाता है वो स्लोली हमारे कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेवल करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फीसिस के अंदर। ठीक है, और फीसिस के अंदर क्या क्या होता है, फीसिस के अंदर होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, मिनरल, वाटर, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, और उसके साथ साथ जो हमारी म्यूकोजा होती है उसके सेल्स भी होते हैं, एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से फीसिस हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीफिकेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि डीफिकेशन कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है कि अभी हमें उस फीसिस को डीफिकेट करना है। सबसे पहले क्या होता है, कोलोन के अंदर फीसिस बन जाता है और स्लोली वो आके रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। तो फीसिस कोलोन से रेक्टम में आता है। जब तक रेक्टम फिल नहीं होता हमें महसूस नहीं होता या हमारे ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाता। जब रेक्टम फिल होता है तो ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है और ब्रेन इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ऑर्डर देता है और वो हो जाते हैं रिलैक्स, जिसकी वजह से ये ओपन खुल जाता है और फेसेस रेक्टम से पास होके एनल कैनल की तरफ ट्रेवल करता है, मूव करता है। जब फेसेस एनल कैनल में आएगा तो अगेन हमारे ब्रेन को मैसेज आएगा। उस टाइम पे देखें हमारे जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वो बंद होते हैं। एडल्ट के अंदर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बंद होते हैं जब इंटरनल एनल स्फिंक्टर खुलते हैं। इस वजह से फेसेस बाहर नहीं जा पाता। तो
जब फेसिस एनल कैनल में आता है ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है और ब्रेन हमारी इस जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर इसको ऑर्डर देता है। फिर यहाँ पे देखें स्केलेटल मसल है, इस वजह से हमारे पास चॉइस होती है कि इनको रिलैक्स करना है नहीं या नहीं करना। अगर इसको हम रिलैक्स करेंगे तो एनएस खुल जाएगा और फेसिस बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल करते हैं और इसको हम रिलैक्स नहीं करते तो ये स्फिंक्टर नहीं खुलेगा और फेसिस अंदर ही रहेंगे और कुछ देर के लिए क्या होगा, ये कॉन्ट्रिक्शन जो रेक्टम के अंदर कॉन्ट्रिक्शन होती हैं वो बंद हो जाएंगी। कुछ देर के बाद अगेन ये कॉन्ट्रिक्शन स्टार्ट होंगी और वो कॉन्ट्रिक्शन तब तक जारी रहेंगी जब तक हम फीसिस को निकाल नहीं देते। ठीक है, बच्चों छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है वो इस स्केलेटल मसल को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अनटाइमली डिफेकेशन कर देते हैं या फेसिस पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन्स और उसके साथ साथ कुछ जो डिजीज़ होती हैं जीआईटी की वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।